ये दुनिया, जहां पर एक रहस्यमयी संरचना, जिसे टावर ऑफ मेलेवलेंस कहा जाता है और जिसे हार्बिंगर ऑफ डिजास्टर्स भी कहा जाता है, अचानक कहीं से प्रकट हो जाती है। इसके साथ ही अनगिनत राक्षस और राक्षसी जीव सामने आते हैं जो मानवता पर कहर ढाते हैं और उन्हें निराशा की गहराई में डुबो देते हैं। उनका विनाश इतना भयंकर होता है कि इंसानियत विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती है, जब तक कि पहले जागरूक योद्धाओं की पीढ़ी, जिन्हें फाउंडर्स कहा जाता है, उन्हें चुनौती देने के लिए खड़ी नहीं होती। ये वीर योद्धा इन भयानक राक्षसों को पीछे धकेलने में सफल हो जाते हैं और अंततः टावर को नष्ट कर देते हैं। पहली बार मानवता इन दूसरी दुनिया से आए प्राणियों के खिलाफ विजय प्राप्त करती है। फाउंडर्स को नायकों के रूप में सराहा जाता है और उनके महान कारनामों को मौजोलियम ऑफ द फाउंडर्स में अमर कर दिया जाता है। एक सदी बाद एक युवा लड़का कनागिमी मानातो नाम का एक लाइब्रेरी में बैठा उन महान योद्धाओं के बारे में किताब पढ़ रहा होता है। जैसे ही वो पढ़ता है, उसे एक निडर तलवारबाज के बारे में पता चलता है, जिसने सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी से अकेले ही 10,000 सैनिकों को हरा दिया था। वह एक बुद्धिमान जादूगर की कहानी भी जानता है, जो बिना कोई मंत्र बोले ही शक्तिशाली जादू कर सकता था। हालांकि वर्तमान युग में इन कहानियों को सिर्फ किंवदंती या परियों की कहानी माना जाता है, वो वास्तविकता नहीं जो ये कभी थीं। इसके बावजूद कनागी का सपना है कि वो भी एक दिन अपना नाम इतिहास में दर्ज करे, जैसे कि फाउंडर्स ने किया था। उसके शरीर पर चुने गए योद्धाओं की मुहर है, एक रहस्यमयी निशान जो अचानक उसके शरीर पर उभरा है, और वो कसम खाता है कि वो इस उपाधि के योग्य खुद को साबित करेगा। लेकिन हालांकि सच्चाई बहुत कठोर है। जब उसके सहपाठी अपनी कक्षा पास करने का जश्न मना रहे होते हैं, कनागी अपनी सीट पर बैठा रहता है। उसकी नजरें फोन की स्क्रीन पर टिकी होती हैं। जो संदेश वह देख रहा होता है, वह उसके सबसे बड़े डर की पुष्टि करता है। वह हंटर क्वालिफिकेशन परीक्षा में फेल हो गया है। जबकि हंसी और खुशियां चारों ओर गूंज रही होती हैं, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। हालात तब और भी बदतर हो जाते हैं जब उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पार्टी मनाने की बात करते हैं और व्यंग में कहते हैं कि उसे कचरा साफ कर देना चाहिए। जैसे ही कोई जो जागृत हो चुका है, वह इस सरल नियम को समझता है। नाम लिखना परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करता है। फिर भी इस ज्ञान के बावजूद वह लगातार 3 साल से फेल हो रहा है। केवल उपहास और कलंक की पहचान ही अर्जित कर पाया है। यह उसका अंतिम अवसर है और यह भी उसके हाथों से फिसलता जा रहा है। वह यह मानने लगता है कि हंटर बनना एक असंभव सपना है। अकेले क्लासरूम में वह चुपचाप फटे हुए कागजों को उठाता है। उसके विचार निराशा से भरे होते हैं। लिखित परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त करने और वर्षों तक अपनी आभा को सुधारने का कोई फायदा नहीं हुआ। उसका क्रेस्ट, जो ताकत का प्रतीक माना जाता है, अब एक खाली घाव जैसा लगता है, एक उपहार नहीं। वह एक कूड़ेदान को पकड़े हुए होता है। उसके भीतर गुस्सा और दुख उमड़ने लगता है, जब तक कि उसके शब्द बाहर ना निकल जाएं। वह भी संस्थापकों के बीच खड़ा होना चाहता है, मान्यता पाना चाहता है, एक असफलता से बढ़कर कुछ बनना चाहता है। तभी एक आवाज उसकी निराशा को चीरते हुए उसके नाम से पुकारती है और उसे स्कूल गेट की ओर बुलाती है। वास्तविकता में वापस लौटते हुए वह जवाब देने में झिझकता है। उसे सब कुछ भूल चुका होता है। एक लंबी सांस लेते हुए वह बस एक बार सराहा जाना चाहता है, एक बार सम्मानित होना चाहता है, जैसे ए रैंक हंटर हिजाकी काइस। बाहर पहले से ही छात्रों की भीड़ जमा हो चुकी होती है, जो हिजाकी काइस के बारे में फुसफुसा रही होती है। हिजाकी अपनी मोहक स्मान के साथ माफी मांगते हुए छात्रों से बात करता है, उस हड़कंप को स्वीकार करता है जो उसकी वजह से हुआ है। इसी बीच हिजाकी के अनुयायी कनागी की ओर मुड़ते हैं, उसे डांटते हैं कि वह देर से आया और उनके नेता का इंतजार कराया। हकलाते हुए वह बस एक कमजोर माफी दे पाता है, लेकिन इसलिए पहले की बात बड़े हिजाकी खुद ही हस्तक्षेप करता है और अपने अधीनस्थों को पीछे हटने का इशारा करता है। उनमें से एक कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हिजाकी जोर से हंसते हुए पास खड़े पत्रकारों की ओर इशारा करता है। रिपोर्टरों की मौजूदगी कोई और बहस नहीं होने देती और उसके अनुयायी झट से माफी मांगते हैं। तभी एक रिपोर्टर हिजाकी के पास उत्साहपूर्वक एक फोटो दिखाता है, जिसमें वह एक ड्रैगन को एक ही बार में हराते हुए दिख रहा होता है। जब उसे इस बारे में पूछा जाता है तो हिजाकी गर्व और थोड़ी शर्मिंदगी से जवाब देता है कि यह एक शानदार तस्वीर है, लेकिन खुद को इस तरह महिमा मंडित होते देखना अब भी थोड़ा असहज लगता है। हिजाकी और कनागी ने 3 साल पहले अकेडमी में प्रवेश किया था, लेकिन उनकी राहें हमेशा से एक दूसरे से बिल्कुल अलग रही हैं। हिजाकी हमेशा से एक विलक्षण प्रतिभा रहा है, हर विषय में आसानी से सर्वोच्च अंक हासिल करता रहा है, जबकि कनागी कुछ भी नहीं। ज्यादा नहीं, बस एक बात की सोच, एक सुविधाजनक निशाना हिजाकी की लगातार प्रताड़ना का। अब पूरे दिन हिजाकी के साथ एक डॉक्यूमेंट्री के लिए समय बिताने को मजबूर, कनागी खुद से सवाल करता है कि उसे यहां बुलाया ही क्यों गया है। पत्रकारों के बीच जिज्ञासा जगती है जब उनमें से एक कनागी की ओर इशारा कर पूछता है कि वो कौन है।
बिना किसी हिचकिचाहट के हिजाकी मुड़ता है, जैसे उसका परिचय देने वाला हो, पर बीच में ही रुक जाता है। थोड़ा झुककर अपने एक अनुयायी से वो धीरे से पूछता है, लड़की का नाम क्या है? वे बताते हैं कि उसका नाम है केनी मिनातो। हिजाकी गर्दन हिलाते हुए नाम दोहराता है जैसे वो उसे जानता हो। फिर वो जोड़ता है कि कनागी की ग्रेड्स बहुत अच्छी नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा हिजाकी से मदद मांगता रहता है, इतना कि ये उसके खुद की प्रशिक्षण में रुकावट डालता है। ये बात सुनकर कनागी हैरान रह जाता है। उसकी उलझन और बढ़ जाती है जब हिजाकी पत्रकारों को बताता है कि कनागी अक्सर उससे पैसों की मदद भी मांगता है। कनागी सच्चाई जानता है, हिजाकी ने हमेशा उससे लिया है, ना कि उल्टा। ये साल उसके लिए एक ऐसा साल है जो उसने पहले कभी नहीं सहा, अपमान और बेबसी से भरा हुआ। हिजाकी की कहानी से प्रभावित पत्रकार उसे एक आदर्श उदाहरण बताते हैं। इस छवि को मजबूत करने के लिए हिजाकी अचानक कनागी को पकड़ता है और कैमरों की ओर मुड़कर कहता है कि कनागी जल्द ही एक अवेकन बनेगा और इतिहास में अपनी छाप छोड़ेगा। पत्रकार कनागी की ओर मुड़ते हैं, ये मानते हुए कि वो खुद को धन्य महसूस कर रहा होगा। वे उसकी प्रतिक्रिया के लिए उसे घेरते हैं, उसकी कृतज्ञता सुनने को आतुर। कनागिया सब झूठ को झुठलाना चाहता है, पर तभी हिजाकी झुककर कहता है, तू फेल हो चुका है, तू बेकार है। वो कनागी से कहता है कि बेहतर है वो ये मान ले और मुसीबत से बचे। उसके कंधे पर एक जोरदार दबाव कनागी को उसके पुराने यातनाओं की याद दिला देता है। डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है, और जब वो बोलता है तो एक मजबूर मुस्कान के साथ कहता है, मेरे पास आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। इसके बाद हिजाकी बातचीत को अपने अनुसार मोड़ देता है। समय कम है और चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। वो अपनी ट्रॉफियों की ओर इशारा करता है, एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर कनागी कहां उठता है। पीछे से वो दो पत्रकारों की फुसफुसाहट सुनता है। एक पूछता है कि क्या कनागी का नाम लेने लायक भी है, दूसरा कहता है किसी को परवाह नहीं होगी। उसी समय कनागी को एक क्रूर सच्चाई का एहसास होता है, केवल ताकत ही तय करती है कि कौन याद रखा जाएगा, नैतिकता की कोई कीमत नहीं। वो आंसू रोकने की कोशिश करता है और अपना नाम बोलने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही एक आवाज उसे उसकी सोच से बाहर खींच लाती है। मुड़कर वो देखता है कि हिजाकी अपने साथियों के साथ उसकी ओर आ रहा है। बिना कोई कारण बताए वो हिजाकी को आदेश देता है कि वो स्कूल के बाद फाउंडर्स मॉज़ेलियम पर पहुंचे। कनागी उलझन में पूछता है, क्यों? हिजाकी सिर्फ मुस्कुराता है और कुछ अनपेक्षित कहता है, तो परीक्षा फिर से दे सकता है। ये बात कनागी को चौंका देती है। हिजाकी उसे आश्वासन देता है कि वो संघ के साथ बात कर लेगा। जब कनागी उसके इरादों पर सवाल करता है तो हिजाकी साफ कर देता है कि ये सब उसकी छवि को चमकाने के लिए है। आखिरी सेगमेंट उसी मॉज़ेलियम में शूट होगा, सब कुछ वहीं रिकॉर्ड होना है। वो जाते जाते एक बात साफ कर देता है, कनागी के पास कोई विकल्प नहीं है। अचानक पीछे से एक आवाज उनके कानों पर सवार उठाती है। हिजाकी आराम से जवाब देता है, जैसे कि उसे मजा आ रहा हो, और सुझाव देता है कि उस इंसान को अब तक सब समझ जाना चाहिए था। वो बताता है कि वे खजाने की तलाश में हैं। दूसरा व्यक्ति कनागी गुस्से से फट पड़ता है, हिजाकी को कब्रों का लुटेरा कहता है और पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि उस मकबरे में जो विश्राम कर रहे हैं उनका महत्व क्या है। हिजाकी उस बात को नजरअंदाज करता है और संस्थापकों की एक मूर्ति को लात मार देता है, ये कहते हुए कि अतीत का कोई मतलब नहीं। वो तर्क देता है कि अमीर बनने का मौका बहुत बड़ा है जिसे वो छोड़ नहीं सकता, और संस्थापकों के अवशेषों को केवल पुराने अवशेष कहकर खारिज कर देता है। कनागी स्पष्ट रूप से आहत है। वो संस्थापकों की महानता को स्वीकार करता है और अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वो उनकी विरासत का अनुकरण करना चाहता है। गुस्से में वो हिजाकी पर झपट पड़ता है, लेकिन हिजाकी बड़ी आसानी से हमले से बचता है और कनागी के पेट पर जोर से वार करता है, जिससे वो दर्द में गिर पड़ता है। जैसे ही हिजाकी उसे अपमानित करता और मारता है, उसका एक आदमी बीच में आता है और बताता है कि उन्होंने कुछ कीमती चीजें खोज ली हैं। वो आदमी खजानों का एक संग्रह दिखाता है जिसमें गोलाकार क्रिस्टल भी होता है जो रहस्यमय आभा छोड़ रहा होता है। हिजाकी बेहद खुश होता है और कहता है कि इससे उसका भविष्य सुरक्षित हो सकता है और अब उसे कभी काम नहीं करना पड़ेगा। कमजोर और बोलने में संघर्ष करता कनागी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार होती हैं। हिजाकी उसका कॉलर पकड़ता है और सीधे शब्दों में समझाता है कि उसने कनागी का इस्तेमाल किया है। वो बताता है कि वो जानता था कि कनागी अक्सर लाइब्रेरी जाता है और उसके सपने क्या हैं। हिजाकी बेरहमी से कहता है कि कनागी उसकी योजना में सिर्फ एक मोहरा था।
फिर वो कनागी को बाहर खींच ले जाता है, उसे उसके हंटर बनने के सपने को लेकर चढ़ाता है। वो अपने प्लान का खुलासा करता है कि वो खजानों को चुराकर गायब हो जाएगा और कनागी को दोषी ठहराएगा। जैसे ही वो कनागी को एक खाई के किनारे ले जाता है, वो उसका नाम पूछता है एक बार फिर, लेकिन तुरंत उसे महत्वहीन बताकर एक क्रूर अलविदा कहता है। हिजाकी उसे नीचे गिरा देता है, जिससे कनागी नदी में गिर जाता है। जैसे ही कनागी डूबता है, उसके विचार दौड़ने लगते हैं। क्या ये उसका अंत है? सालों की ट्रेनिंग, अनगिनत परीक्षाएं, क्या ये सब बेकार गया? उसे लगता है जैसे वो गुमनामी में खो जाएगा, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। उसी समय एक अजीब सी रोशनी उसे घेर लेती है। कुछ आकृतियां प्रकट होती हैं और उनकी आवाजें चारों ओर गूंजती हैं। वे उसे एक पात्र बताते हैं और कहते हैं कि वे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कनागी का उपयोग करेंगे। वो अपने आप को वीर आत्माएं बताते हैं, वही आत्माएं जो उस पवित्र स्थान में बंद थीं। हमारा लड़का उन रोशनी और आवाजों से बहुत भ्रमित होता है। एक आत्मा कनागी की क्रेस्ट की ओर इशारा करती है और उसे क्रेस्ट ऑफ नथिंगनेस कहती हैं। वे बताते हैं कि उसमें कोई शक्ति नहीं है, लेकिन उसमें असीम शक्ति की संभावना है। आत्माएं उसे एक विकल्प देते हैं कि वो किसी एक आत्मा के साथ अनुबंध करे और एक विशेष कला में पारंगत हो, चाहे वो जादू हो, तलवारबाजी, सहनशीलता या रसायन शास्त्र। वे जोर देते हैं कि वो तय करे कि उसे किसकी शक्ति चाहिए। पहले कनागी सोचता है कि उसे हिजाकी जैसी शक्ति चाहिए, लेकिन फिर उसका इरादा बदल जाता है। अब वो दूसरों की नकल नहीं करना चाहता। उसे ऐसी शक्ति चाहिए जो दुनिया में कहीं और ना हो, एक ऐसी शक्ति जो उसके द्वारा झेले गए हर अपमान को मिटा सके। जब आत्माएं उससे अंतिम निर्णय पूछती हैं, कनागी जोर से कहता है कि उसे सब कुछ चाहिए। उसे उनके हर एक अंश की शक्ति चाहिए, किसी एक से कम नहीं। संस्थापक आत्माएं चौंक जाती हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी पात्र इतनी शक्ति सहन नहीं कर सकता, लेकिन कनागी उन पर चिल्लाता है और अचानक वो सबको सोख लेता है। सभी आत्माएं चकित हैं कि कैसे इतना कमजोर पात्र उन सबको एक साथ समा लिया। एक पहाड़ी के ऊपर से हिजाकी देखता है कि नदी से अचानक एक तेज रोशनी फूटती है। पानी बुरी तरह उफान मारता है, जैसे नीचे कोई विस्फोट हुआ हो। कुछ पलों बाद कनागी प्रकट होता है और पहाड़ी पर उतरता है, हिजाकी और उसके आदमियों के सामने। कनागी से एक शक्तिशाली आभा निकल रही होती है और उसकी उपस्थिति पूरी तरह बदल चुकी होती है। हिजाकी का एक आदमी हंसते हुए ताना मारता है कि कनागी वापस रेंगते हुए लौट आया है, जैसे कोई तिलचट्टा। कनागी शांत रहता है, पेड़ से छोटी सी टहनी भुनाता है और उसे घुमाता है। वे सब हंसते हैं, सवाल करते हैं कि क्या वो सचमुच सिर्फ एक लकड़ी से उनसे लड़ेगा। हिजाकी अब चिढ़कर आदेश देता है कि कनागी का सर काट दिया जाए, इस बार वो बचकर ना जाए। उनमें से एक आदमी, जो खुद को ए रैंक का तलवारबाज बताता है, आगे आता है। वो अपनी तलवार में ऊर्जा भरता है और घमंड से कहता है कि कनागी को गर्व होना चाहिए कि वो उसके जैसे योद्धा के हाथों मारा जाएगा। वो तेजी से कनागी पर वार करता है। तलवार हवा चीरती है और वो कनागी के पीछे जाकर उतरता है, लेकिन कुछ भयानक हो चुका होता है। उसके शरीर से खून बहना शुरू हो जाता है, जैसे वो खुद वार का शिकार हुआ हो। वो दर्द से चीखता है और जमीन पर गिर पड़ता है। हिजाकी और बाकी के आदमी अवाक होकर देखते हैं, समझ नहीं पाते कि हुआ क्या। कनागी अभी भी शांत खड़ा है, हाथ में वही टहनी पकड़े हुए। वो गिरे हुए आदमी को चढ़ाता है कि उसे वही तलवार कला सिखाए जिसकी वो डींगे मार रहा था। ये सुनकर बाकी का आदमी एक मंत्र शुरू करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, कनागी उसे अपने ही जादू से पठार देता है। वो जोर से थंडर बोल्ट हड्डाद नामक मंत्र पढ़ता है और वो बिजली सी हिजाकी के आदमी पर गिरती है, जो हारकर जमीन पर गिर पड़ता है। हिजाकी अभी भी स्तब्ध खड़ा है, समझ नहीं पा रहा कि ये सब कैसे हो गया। करता है और बिजली सीधी हिजाकी के आदमी को लगती है, जिससे वो जमीन पर गिरकर हार जाता है। हिजाकी अविश्वास में खड़ा है। वो समझ नहीं पाता कि कनागी ने सिर्फ एक टहनी से पहले उसके आदमी को हराया और अब बिना कोई मंत्र बोले जादू भी कर दिया। उसे प्राचीन किंवदंतियां याद आने लगती हैं। एक ऐसे महान तलवारबाज की कहानी जिसने सिर्फ लकड़ी की छड़ी से 10,000 की सेना को हराया था, और एक ऐसे जादूगर की कहानी जो बिना मंत्र के जादू करता था। अब ये सारी कहानियां कनागी में जीवित होती नजर आ रही हैं। संस्थापकों की आत्माएं जो कभी समाधि में थीं, अब उसके भीतर हैं। कनागी के भीतर 106 महान संस्थापकों की आत्माएं हैं। हिजाकी की बातों को याद करते हुए वो आगे बढ़ता है और कहता है कि उसका नाम इतिहास में दर्ज रहेगा। उससे एक नई कथा जन्म लेगी। संस्थापक उसकी आत्मा में स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं और इस बात को लेकर उत्साहित है कि अब शरीर का नियंत्रण किसे मिलेगा। महान तलवारबाज हिनोई राव कनागी से बात करता है। वो हैरान है कि उसे इतने वर्षों बाद कोई याद कर रहा है। वो हिजाकी को तुच्छ मानते हुए कनागी का ध्यान पीछे की एक रहस्यमयी चीज की ओर दिलाता है।
कनागी उस अजीब बैग की ओर देखता है जिससे अंधकार की ऊर्जा निकल रही होती है। जैसे ही वो ध्यान केंद्रित करता है, एक विशाल शक्ति फूटकर निकलती है और कनागी चौंक जाता है। हिनोई शांत रहता है, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान होती है। इसी बीच शहर में एक 3 सिर वाला भेड़िया तबाही मचा रहा होता है। एक आदमी किसारगी को पुकारता है और उस जानवर से निपटने को कहता है। किसारगी फुर्ती से हमला करता है और ऊपर से वाटरफॉल इंपैक्ट अटैक करता है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। किसारगी, जो एक एस रैंक शिकारी है, सबकी तारीफ को नम्रता से स्वीकार करता है और हिजाकी के बारे में पूछता है। एक आदमी कहता है कि हिजाकी शायद किसी इंटरव्यू में व्यस्त है। किसारगी कहता है कि उसकी प्रसिद्धि गिल्ड के लिए फायदेमंद होगी। तभी पूरा शहर एक भयानक दबाव से घिर जाता है। लोग डर से गिरने लगते हैं, यहां तक कि शिकारी भी। किसारगी देखता है कि ए और बी रैंक के शिकारी भी उस दबाव को झेल नहीं पा रहे। अब यह साफ हो जाता है कि एक एस रैंक से ऊपर का राक्षस शहर में आ चुका है। जंगल में समाधि के पास हिजाकी कांपता हुआ बैठा है। बैग से निकली राक्षसी आकृति को देखकर वो चौंक जाता है। वो पूछता है कि यह राक्षस है या कोई और चीज। कनागी बताता है कि हिजाकी की हरकतों ने मुहरे को मुक्त कर दिया है। जिस वस्तु को उसने छेड़ा, उसने सील तोड़ दी और टावर का राक्षस अब बाहर आ गया है। हिनोई पहचान लेता है उस राक्षस को। वो एम्प्टीनेस का अवतार है, एस रैंक से भी ऊपर की श्रेणी का। उसकी विषैली ऊर्जा कुछ ही किलोमीटर में सैकड़ा लोगों को मार सकती है। हिजाकी डर में भागने लगता है। कनागी चेतावनी देता है कि भागना और भी बुरा होगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। राक्षस हिजाकी को अपने टेंटिकल से मारकर उसकी तलवार, जिससे उसने एक बार ड्रैगन को मारा था, अब बेकार साबित होती है। राक्षस उसके शरीर में घुसकर उसकी आत्मा चूस लेता है। कनागी ये सब देखता है क्योंकि वो पहले ही जानता था कि ये होगा। हिनोई उसके पास आता है और शरीर का पूरा नियंत्रण मांगता है। वो कहता है कि क्या कनागी उसकी एक हाथ की तलवार कला देखना चाहता है, लेकिन बाकी संस्थापक आकर हिनोई को रोकते हैं। उसे बालों से खींचकर पीछे कर देते हैं कि वो अकेले शरीर पर नियंत्रण क्यों चाहता है। तभी कैनेडी आता है और कहता है कि शरीर पर सबका बराबर अधिकार होगा। अगर किसी को शरीर चाहिए तो उसे असली ताकत दिखानी होगी। हिनोई तलवार निकालता है और शरीर से मैच करने लगता है। बाकी संस्थापक भी ऐसा करने लगते हैं। हिनोई की तलवार दूसरे संस्थापक के कौशल से एक हाथ काट देती है। राक्षस पलटकर हमला करता है, लेकिन अब कनागी की चालें इंसानी नहीं रही। हर संस्थापक की शक्ति अब उसके भीतर है। एक के बाद एक नियंत्रण ले रहे हैं और कनागी राक्षस को जमीन पर पटक देता है। वो धनुष उठाकर तीर मारता है, फिर अग्नि, बर्फ और तूफान जैसे हमले करता है। हिनोई हिजाकी की टूटी तलवार उठाता है। राक्षस अचानक जमीन से हमला करता है, लेकिन कनागी की आंखें चमकने लगती हैं। एक महान जादूगर उसमें नियंत्रण लेता है और बिजली से राक्षस को झटका देता है। फिर एक छलांग लगाकर कनागी ऊपर से गेक्किरूटा दची वेव कटिंग ब्लेड नामक एक हाथ की तलवार कला से राक्षस को 2 टुकड़ों में काट देता है। राक्षस मर जाता है। कनागी मुस्कुराता है। एक पेड़ की शाखा पर एक कौवा बैठा सब कुछ देख रहा होता है। शहर के एक टावर पर एक आदमी फोन उठाता है और सुनकर हैरान रह जाता है कि राक्षस मर चुका है। वो पूछता है कि क्या कोई ताकतवर शिकारी वहां था। दूसरा व्यक्ति बताता है कि वीडियो फुटेज में एक स्टूडेंट ने यह सब किया है। वो आदमी, चिहारा मदोरी, जो दुनिया का सबसे ताकतवर जागृत व्यक्ति है, हैरान रह जाता है। हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। अलविदा। अगली सुबह मिडोरी राक्षसों की लाशों के ढेर पर बैठा होता है और अकादमी के निदेशक को कॉल करता है। वो उसे इस रैंक राक्षस की हार की जानकारी देता है, लेकिन स्पष्ट करता है कि ये उसकी करतूत नहीं है। रेवन के फुटेज के आधार पर वही कनागी है जिसने उस प्राणी को मारा है। मिडोरी को यकीन करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि कनागी ने लगातार 3 बार हंटर परीक्षा में असफलता पाई है। वो निदेशक से एक मदद की मांग करता है।
वापस अकेडमी में छात्र पिछली रात की घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। उस भारी आभा ने कई लोगों को हिलने तक नहीं दिया और अब वे ये अनुमान लगा रहे हैं कि कौन उस राक्षस को हरा सकता था। एक छात्र मजाक में अपने दोस्त से कहता है कि उसने ऐसा किया, लेकिन उसका दोस्त उस विचार को खारिज कर देता है, ये कहते हुए कि पिछले 1 दशक से कोई भी एस रैंक हंटर नहीं उभरा है। हालांकि अफवाहें हैं कि स्लेयर वास्तव में उनका अकेडमी का ही छात्र है। कनागी एक छड़ी का सहारा लेकर अपने कांपते शरीर के साथ कैंपस से गुजरता है। वो बातचीत सुनता है। ये देख हैरान है कि ये घटना चर्चा का एकमात्र विषय बन गई है। अचानक एक आदमी उससे टकराता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और ये सोचकर उसका मजाक उड़ाता है कि कनागी जैसा कोई एस रैंक स्लेयर हो सकता है। कनागी सच्चाई जानता है, उसने ही दानव को हराया है, लेकिन केवल संस्थापकों को अपना शरीर उधार देकर। अब उसके शरीर में उनकी शक्ति के प्रभाव से भयंकर दर्द हो रहा है। जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, एक आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, उसका मजाक उड़ाते हुए। वो हिनोई है जो उसे उसके लक्ष्य की याद दिलाता है कि उसे उन्हें पीछे छोड़ना है। हिनोई का लहजा चुनौतीपूर्ण और प्रेरणादायक दोनों है, जो कनागी को दोबारा संतुलन पाने और ऊंचाइयों की ओर बढ़ने को प्रेरित करता है। कनागी पिछली रात के अपने शब्दों को याद करता है और शांत आत्मविश्वास के साथ अपने संकल्प की पुष्टि करता है। वो खुद को खड़ा करने के लिए मजबूर करता है, अपने शरीर के बाकी दर्द को नजरअंदाज करता है। हिनोई उसके भीतर रहते हुए हल्की हंसी हंसता है और उसे अपना संकल्प दिखाने को कहता है। हिनोई एकेडमी के छात्रों को देखता है और निराश महसूस करता है। वो सोचता है कि इस युग के अवेकनर सामान्य मनुष्यों से ज्यादा मजबूत नहीं है, जो कि उनके समय के योद्धाओं से बहुत अलग हैं। वो सोचता है कि अगर टावर अब प्रकट हुआ तो दुनिया निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। हालांकि उसके विचार बाधित होते हैं जब वो पास ही एक शक्तिशाली आभा महसूस करता है। कनागी देखता है कि हिनोई का व्यवहार अचानक बदल गया है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन हिनोई इसे टाल देता है। हालांकि वो उस विशाल ऊर्जा को भूल नहीं सकता जो उसने अभी महसूस की है। उसी क्षण एक प्रोफेसर कनागी को बुलाता है और उसे जल्दी आने को कहता है। कनागी मानता है कि ये उसके इस्तीफे के पत्र के बारे में है, इसलिए वो संकोच पूर्वक आगे बढ़ता है। वो अच्छी तरह जानता है कि वो हंटर की योग्यता परीक्षा पास करने के अपने 3 मौके गंवा चुका है और असफलता का मतलब है कि उसे फिर से शुरू करना होगा। उसे आश्चर्य होता है जब प्रोफेसर उसे फिर से परीक्षा में शामिल होने का आदेश देता है। ये खबर कनागी को स्तब्ध कर देती है, क्योंकि ऐसे अवसर लगभग कभी नहीं मिलते। इसी दौरान छात्र खिड़कियों से झांकते हैं, आपस में फुसफुसाते हैं। कोई भी पहले कभी हंटर की पुनः परीक्षा होते हुए नहीं याद कर पा रहा है। मैदान में कैनी दौड़ की स्थिति में है। वो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन खुद को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पहली चुनौती है 100 मीटर की दौड़, जिसकी औसत पूर्णता समय 3.6 सेकंड है और रिकॉर्ड 2.7 सेकंड का है। वही छात्र जिसने पहले कानागी को धक्का दिया था, अब उसे असफल कहकर ताना मारता है। जैसे ही कानागी दौड़ना शुरू करता है, छात्र हैरानी से देखते हैं जब वो केवल 1.2 सेकंड में फिनिश लाइन पार कर लेता है। अगला टेस्ट है 30,000 मीटर की दौड़, जिसकी औसत समय सीमा 4 मिनट 20 सेकंड है और रिकॉर्ड 3 मिनट 17 सेकंड है। कानागी फिर से सबको चौंका देता है। वो इसे केवल 1 मिनट 17 सेकंड में पूरा कर लेता है। इसके बाद के टेस्ट, पुशअप्स, बेंच प्रेस और अन्य सब में भी वही नतीजा मिलता है। कानागी हर रिकॉर्ड को पार कर जाता है, अक्सर पिछले श्रेष्ठ रिकॉर्ड से दुगुना प्रदर्शन करता है। छात्र चकित रह जाते हैं, कुछ तो उसकी नई शक्ति की प्रशंसा करने लगते हैं। कानागी खुद सोचता है कि क्या अभी भी संस्थापक उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन हिनोई उसे आश्वस्त करता है कि वे उसके परफॉर्मेंस में कोई भूमिका नहीं निभा रहे हैं। हेडमास्टर के ऑफिस में मिदोरी को कानागी मैनाडो की पूरी रिकॉर्ड फाइल सौंपी जाती है। जैसे जैसे वो दस्तावेज पलटता है, वो कानागी की असाधारण ट्रैक रिकॉर्ड से प्रभावित होता है। हालांकि हेडमास्टर इस पुनः मूल्यांकन के अनुरोध पर अपनी प्रारंभिक शंका व्यक्त करता है। जबकि कानागी की शारीरिक क्षमता निर्विवाद है, असली चिंता हमेशा उसकी जादुई क्षमता रही है। पिछले 3 वर्षों में किए गए हर मूल्यांकन में उसकी माना लेवल्स पूरी तरह अज्ञात रहे हैं, जिससे वो जादू का उपयोग करने में असमर्थ रहा है। हेडमास्टर ने कभी भी कानागी को एकेडमी के लायक नहीं माना है। मिदोरी की सचिव, जो इस रहस्योद्घाटन से हैरान नहीं होती, अपेक्षित परिणाम की पुष्टि करती है। फिर भी उसे स्थिति में मजा आता है और वो संकेत देती है कि चीजें उम्मीद के अनुसार नहीं चलेंगी। प्रशिक्षण मैदान पर कानागी अपने जादुई मापन परीक्षण के लिए तैयार होता है। परीक्षण का निरीक्षण कर रहे प्रोफेसर प्रक्रिया को विस्तार से बताते हैं। उसे अपनी माना एक बड़े पंखे में प्रवाहित करनी होगी, जिससे उसे 30 सेकंड में गति दी जा सके। घूंडन की संख्या के आधार पर उसका स्कोर तय किया जाएगा।
मानक प्रदर्शन 1513 स्पिन्स है, जबकि अब तक का उच्चतम स्कोर 4022 रहा है। जैसे ही कानागी खुद को तैयार करता है, उसे पिछली असफलताओं की याद आती है। भले ही उसने पहले कितना भी प्रयास किया हो, पंखा कभी भी उसकी माना से हिला तक नहीं है। उसकी माना को महसूस न कर पाना हमेशा से उसकी कमजोरी रही है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। पहली बार वो इसे अपने अंदर प्रवाहित होते हुए महसूस कर सकता है। उसके दाहिने पैर से शुरू होके उसके शरीर के आर पार होके फिर वापस लौटती है। वो समझता है कि उसकी सांसें इस प्रवाह को नियंत्रित और तेज कर सकती हैं, जिससे वे ऊर्जा को अपने दाहिने हाथ की हथेली से बाहर निकाल सकता है। जैसे ही प्रोफेसर परीक्षा शुरू करने का संकेत देता है, कानागी अपनी माना को छोड़ देता है। तुरंत पंखा आश्चर्यजनक गति से घूमने लगता है। दंती मशीन इस तेजी से बढ़ती गति को दर्ज करने में असमर्थ हो जाती है और हवा की ताकत इतनी ज्यादा हो जाती है कि पर्यवेक्षक संख्याएं तक नहीं देख पाते। गति अपेक्षा से कहीं ज्यादा बढ़ती जाती है और इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे, मशीन फट जाती है। अब पंखा पूरी तरह से अलग होकर मैदान के आर पार एक कटर की तरह उड़ जाता है। छात्र चिल्ला उठते हैं जब वो सीधा इमारत की ओर बढ़ता है और जोरदार टक्कर के साथ हेडमास्टर के ऑफिस में जा घुसता है। भीतर हेडमास्टर मुश्किल से उड़ती मलबे से बच पाता है और सदमे से गिर जाता है। मिदोरी की सचिव, जो इस विषय से हक्का बक्का रह जाती है, मुश्किल से समझ पाती है कि अभी क्या हुआ। इस बीच मिदोरी इस पूरे हंगामे से अप्रभावित होकर बस मुस्कुराता है। उसे कानागी की शक्तियों और अपनी में समानता साफ दिखाई देती है। मिदोरी के अनुसार कानागी से पहले केवल एक ही व्यक्ति ने ऐसा अमापन स्कोर प्राप्त किया है, और वो व्यक्ति स्वयं मिदोरी है। प्रोफेसर, जो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है कि उसने अभी क्या देखा, घोषणा करता है कि कानागी ने हंटर परीक्षा पास कर ली है। छात्रों में उत्साह की लहर दौड़ जाती है और वे जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। कानागी अपने हाथों को देखते हुए कांप रहा है, अविश्वास में। वो वर्षों से खुद को माना प्रयोग में असमर्थ मानता रहा है, लेकिन ये शक्ति उसमें हमेशा से थी। दूसरी तरफ हिनोई इसे शांत संतोष से देखता है, जिसे वो पहले ही अनुमान लगा चुका था। कानागी जानता है कि अब सब कुछ बदल गया है। संस्थापकों को अपना शरीर सौंपकर उसने अपने भीतर छुपी निष्क्रिय क्षमता को खोल दिया है। हिनोई हंसते हुए टिप्पणी करता है कि जो उसके सामने है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। नथिंगनेस की मोहर के साथ उसकी नियति तय है, मानो वो पिछले 100 वर्षों से इस क्षण की इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि वो और सोच सके, एक भारी आभा उन पर उतर आती है, हवा में झटके भेजती है। इसकी ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि वो क्षण भर के लिए बोल नहीं पाता। उसका मन विस्फोट को समझने की कोशिश करता है, लेकिन हिनोई तुरंत उस जबरदस्त आभा को पहचान लेता है, वही जो उसने सुबह महसूस की थी। उसके सामने जैसे उस दबाव से जन्म लेकर खड़ा होता है दंत कथा बन चुका मिडोरी। कनागी उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मिडोरी अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली हंटर है। मिडोरी उतरते ही सीधे उससे बात करता है। वो हंटर परीक्षा में उसकी उपलब्धियों को स्वीकार करता है, उसे पहचान दिलाता है, लेकिन कनागी मुश्किल से कोई प्रतिक्रिया दे पाता है। फिर मिडोरी उसके सामने एक नई चुनौती रखता है, एक अतिरिक्त परीक्षा। मिडोरी चाहता है कि कनागी उसे, दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर को, एक बार भी छू सके। ये सुनकर कनागी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। मिडोरी, 23 वर्ष की उम्र में एक ऐसा व्यक्ति जिसने केवल 9 वर्ष की आयु में पूर्ण रूप से हंटर की उपाधि प्राप्त कर ली थी, अब उसके सामने खड़ा है। उसकी उपलब्धियां किंवदंती बन चुकी हैं। उसने हजारों दानवों को चंद पलों में राख में बदल दिया है। उसकी शक्ति इतनी अधिक है कि अन्य हंटर भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। 10 साल पहले उसने अकेले ही पेंडेमोनियम आउटब्रेक को समाप्त किया था और 5 साल पहले उसने क्यूशू आउटब्रेक को दबा दिया था। वो एक जीता जागता सिंगुलैरिटी है। मिडोरी अपनी चुनौती को सबसे सरल शब्दों में समझाता है। कनागी के पास उसे छूने के लिए केवल 1 मिनट है। चाहे वो सफल हो या असफल, कोई दंड नहीं होगा। मिडोरी हर 10 सेकंड में केवल एक बार हमला करेगा, जिससे ये मुकाबला निष्पक्ष बना रहेगा। कोई झिझक की जरूरत नहीं, कोई डर की आवश्यकता नहीं। कनागी किसी भी कौशल या हथियार का उपयोग कर सकता है, जबकि मिडोरी खुद अपनी कोई भी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। अपनी ईमानदारी सिद्ध करने के लिए मिडोरी हथियारों का एक विशाल शस्त्रागार बुलाता है और कनागी को उनमें से कुछ भी चुनने का विकल्प देता है। इतने सारे पौराणिक हथियारों को एक साथ प्रकट होते देखना इस चुनौती को और भी अविश्वसनीय बना देता है। कनागी के मन में भ्रम छा जाता है। यह विचार कि वो प्रसिद्ध मिडोरी के साथ आमने सामने की लड़ाई में शामिल होगा, उसे विश्वास नहीं हो रहा। फिर भी वो झिझकते हुए पूछता है कि क्या वो वास्तव में कोई भी हथियार उपयोग कर सकता है।
इसके उत्तर में मिडोरी एक काताना यानी तलवार उठाता है। उसकी पकड़ हल्की लेकिन संधी हुई है। वो इतनी सहजता से उस कताना को बीच में से काट देता है मानो वो केवल एक सूखी टहनी हो। उसने बिना किसी घमंड के कहा कि उसका शरीर किसी भी तलवार की धार से अधिक तेज है। कनागी अभी इस प्रदर्शन को समझ ही रहा था कि हिनोई की अधीरता उबर आती है। उसके स्वर में झुंझलाहट थी। वो अब और मिडोरी का आत्मविश्वास सहन नहीं कर पा रहा था। उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाकर कहता है कि मिडोरी की ऐसी बातें असहनीय है। कनागी को अपने भीतर हिनोई की ऊर्जा बढ़ती हुई महसूस होती है। उसकी उपस्थिति अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी, मानो वो पूरी शक्ति से बाहर आने को तैयार थी। उस क्षण कनागी को ये एहसास होता है कि मिडोरी की शक्ति वास्तव में संस्थापकों के समान स्तर की है। उस शक्ति के खिलाफ उसकी जीत की कोई संभावना नहीं। फिर भी वो जानता है कि अब संकोच करने का समय नहीं है। इस दौरान सारे छात्र मैदान के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं इस लड़ाई को देखने के लिए। बिना किसी चेतावनी के मिडोरी काउंटडाउन शुरू करता है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान है जब वो परीक्षा की शुरुआत का संकेत देता है। कनागी अपनी तलवार उठाता है और मिडोरी पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है दृढ़ निश्चय के साथ। हिनोई पूछता है कि क्या वो अकेले ही लड़ने की सोच रहा है, ये कहते हुए कि ये अनुचित है, लेकिन कनागी उसे अनदेखा करता है और अपने हमले को जारी रखता है। वो जानता है कि उसका प्रयास व्यर्थ है, लेकिन वो मानता है कि अगर उसे एक किंवदंती बनना है तो उसे अपनी शक्ति पर ही भरोसा करना होगा, ना कि संस्थापकों की उधार दी हुई ताकत पर। वो मिडोरी पर अपनी तलवार चलाता है, लेकिन मिडोरी बहुत आसानी से झुककर बच जाता है। यहाँ तक कि जब कनागी लगातार हमला करता रहता है, मिडोरी फिर भी अपने फ़ोन पर बना रहता है और मजाक में पूछता है कि वो कौन सा सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, और कहता है कि ये लड़ाई निश्चित ही वायरल हो जाएगी। छात्र अविश्वसनीय दृष्टि से देखते हैं, ये सोचकर कि मिडोरी कितनी सहजता से हर वार से बच रहा है और अभी तक लड़ाई को गंभीरता से भी नहीं लिया। हालांकि कनागी लगातार हमला करता रहता है, एक छात्र उसकी चालों में कुछ अजीब देखता है। वो गौर करता है कि कनागी अपनी तलवार उठाता है जैसे वर्टिकल स्लैश करेगा, लेकिन अचानक बहुत तेजी से वो चाल बदलकर हॉरिजॉन्टल स्लैश करता है, मिडोरी के पैरों और गले को लक्ष्य करते हुए। प्रदर्शन बिल्कुल सटीक होता है और कनागी खुद भी आश्चर्यचकित होता है कि उसका शरीर इतनी सहजता से कैसे चल रहा है। वो देखता है कि वो थक नहीं रहा और सोचता है कि क्या ये संस्थापकों की शक्ति का प्रभाव है। उसके विचार तब कट जाते हैं जब मिडोरी अपनी एक उंगली उसके सिर पर रखता है, उसे फटकारने की मुद्रा में, और हल्के से कहता है कि 10 सेकंड पूरे हो गए हैं। कनागी मुश्किल से बच पाता है, लेकिन मिडोरी की उंगली से निकली पूरी शक्ति मैदान को पूरी तरह तबाह कर देती है। यह देख कनागी को एहसास होता है कि अगर वो वार उस पर लगा होता तो उसका सिर अब तक उड़ चुका होता। मिडोरी अपने हाथ की तरफ देखता है और कनागी से किसी शत्रुता की भावना महसूस नहीं करता। सोचता है कि शायद उसने अपनी शक्ति का गलत आकलन किया है। कनागी को भय घेर लेता है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि अगर उसने खुद को नहीं बदला तो वो मारा जाएगा। वो बेतहाशा कोशिश करता है उस एहसास को फिर से पाने की, अपने भीतर की अधिक शक्तिशाली आत्मा को। जैसे ही वो ध्यान केंद्रित करता है, एक जबरदस्त आभा उससे निकलती है जिससे मिडोरी चौंक जाता है। कनागी एक और हमला करता है। इस बार उसकी गति और तेज होती है। छात्रों की आंखें फटी रह जाती हैं। वो चिल्लाते हैं कि कैमरा उनकी चालों को कैद नहीं कर पा रहा। मिडोरी कनागी की उपस्थिति में आए बदलाव को महसूस करता है और सोचता है कि क्या इस शक्ति को सक्रिय करने की कोई शर्त है, या फिर कनागी जानबूझकर इसे छिपा रहा है। दूसरे 10 सेकंड बीत गए हैं। मिडोरी तय करता है कि इस बार वो हल्के से वार करेगा। वो नीचे झुकता है, अपनी उंगली को कनागी की छाती की ओर ले जाता है और उसे एक हल्का प्रहार करता है जिससे वो दीवार से टकरा जाता है। कनागी खून थूकता है, लेकिन वो इस अनुभव को अविश्वसनीय मानता है। वो गर्व से सोचता है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर अवेकनर से लड़ रहा है। वो समझता है कि अगर उसका शरीर अभी भी पहले जैसा होता तो वो अब तक मर चुका होता। ये एहसास उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। ये इस बात का संकेत है कि वो और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। हालांकि वो ये भी स्वीकार करता है कि उसकी वर्तमान शक्ति अभी भी मिडोरी की परीक्षा को पार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मिडोरी कनागी की ओर देखकर कहता है कि उसने अपनी शक्ति का सही नियंत्रण नहीं किया। ये कहकर वो फिर से अपनी एक उंगली उठाता है और कहता है, तीसरा हमला। छात्र घबराकर चिल्लाते हैं। वे सोच भी नहीं सकते कि मिडोरी इस तरह से लड़ाई कर रहा है। कनागी जानता है कि उसका समय अब लगभग खत्म हो गया है। वो ध्यान केंद्रित करता है और संस्थापकों की शक्ति को बुलाने की कोशिश करता है।
उनकी आत्माएं उसके शरीर से बाहर निकलती हैं और उसके चारों ओर एक दृश्य रूप में प्रकट होती हैं। उसका शरीर ऊर्जा से भर जाता है और हिनोई उल्लास से चिल्लाता है, आखिरकार उसने हमारी शक्ति का उपयोग शुरू कर दिया। मिडोरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो महसूस करता है कि कनागी की उपस्थिति अचानक बदल गई है। वो कहता है, अंततः तुम गंभीर हो गए। हिनोई पूरी तरह कनागी के शरीर के साथ एकाकार हो जाता है। इस रूपांतरण में कनागी का शरीर चमकदार ऊर्जा से ढक जाता है और उसके चारों ओर की हवा कंपन करने लगती है। छात्र चौंक जाते हैं। कोई कहता है कि यह शक्ति किसी साधारण हंटर की नहीं हो सकती। सभी समझ जाते हैं कि कुछ असाधारण घट रहा है। मिडोरी शांत स्वर में कहता है, अब असली लड़ाई शुरू हो रही है। कनागी आगे बढ़ता है। उसकी गति इतनी तेज होती है कि कैमरा उसे कैद नहीं कर पाता। वो मिडोरी की गर्दन तक पहुंचता है और एक पल में उसकी कॉलर को छू लेता है। सभी के सामने वो मिडोरी को छूने में सफल हो जाता है। छात्र स्तब्ध रह जाते हैं। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा कि कनागी ने मिडोरी को छू लिया। मिडोरी खुद भी चकित होता है और धीरे से कहता है, तुम पास हो गए। उसकी आंखों में हल्की सी प्रशंसा चमकती है। वो कहता है, तुम पहले छात्र हो जिसने 1 मिनट के अंदर मुझे छूने में सफलता पाई। सभी जोर से चिल्लाते हैं, तालियां बजती हैं। कनागी लंबी सांस लेकर थककर जमीन पर बैठ जाता है। वो जानता है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे उससे भी बड़ी लड़ाइयां उसका इंतजार कर रही हैं। लेकिन इस क्षण वो अपने सपने की दिशा में एक और कदम बढ़ा चुका है। ये सुनकर मदोरी की ओर मुड़ता है, जो खुद भी उतनी ही असमंजस में है और किसी उत्तर की तलाश कर रही है। बाद में उस रात कानागी घर पर अपनी मां की रसोई में मदद करता है, जबकि वो खाना बना रही होती है। वो अनायास पूछती है कि कितने मेहमान आने वाले हैं, और कानागी अभी भी अनिश्चित अनुमान लगाता है कि केवल एक ही आएगा। उसकी मां दिन की घटनाओं को याद करते हुए कहती है कि ये एक महत्वपूर्ण दिन रहा है। न केवल कानागी ने हंटर की परीक्षा पास की है, बल्कि उसने मदोरी जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति का ध्यान भी आकर्षित किया है। वो अपने बेटे की क्षमताओं में विश्वास जताती है, ये मानते हुए कि वो हमेशा मेहनत के बल पर कुछ भी हासिल कर सकता है। कनागी चुपचाप उसकी बातों को सराहते हुए सुनता है। हालांकि उसकी मां का चेहरा जल्द ही चिंता से भर जाता है, क्योंकि वो कहती है कि इतने प्रसिद्ध व्यक्ति के घर आने से कहीं उनका घर कुत्तों के घर जैसा न लगे। कनागी झुंझलाते हुए इस बात को तुरंत खारिज कर देता है और जोर देता है कि मदोरी ऐसा सोचने वाला इंसान नहीं है। अपने सारे काम खत्म करने और मां की मदद करने के बाद वो आखिरकार बिस्तर पर गिरता है। उसके मन में अब भी दिन की घटनाएं घूम रही होती हैं। उसकी नज़र उस कार्ड पर जाती है जो मदोरी ने उसे दिया था, और एक अनिश्चितता की भावना उसे घेर लेती है। वो खुद से सवाल करता है कि मदोरी ने इस स्थिति पर गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया। उसके विचार वापस युद्ध भूमि की ओर लौटते हैं, जहां उस दिन की घटना उसे याद आती है, जब रेन ने मदोरी को गिरा दिया था और उसका पैर मरोड़ दिया था। उसे मदोरी की दर्द भरी चीख अब भी साफ साफ याद है, जब रेन ने उसका सामना किया था। उसी पल मदोरी ने कानागी को उसकी पहले कही बातों की याद दिलाई थी, जिसमें उसने कहा था कि वो उसकी जीत के बाद उसका साथी बन जाएगा। कानागी भ्रमित होकर साफ इनकार करता है कि उसने ऐसा कुछ कभी नहीं कहा। रेन अब और भी ज्यादा उत्तेजित होकर मदोरी के पैर को और कसकर पकड़ लेती है। मदोरी कानागी से कहता है कि वहां बहुत सारी निगाहें हैं, और सुझाव देता है कि वे रात में उसके घर मिलें ताकि सारी बातें विस्तार से की जा सकें। वो वादा करता है कि वो उसे विकल्पों के बारे में बताएगा और उनके असली दुश्मनों के बारे में भी जानकारी देगा। कानागी सोचता है कि ये दुश्मन कौन हो सकते हैं, ये जानते हुए कि टावर पहले ही फाउंडर्स द्वारा नष्ट कर दिया गया है और वर्तमान हंटर का कार्य केवल उन राक्षसों को खत्म करना है जो डायमेंशनल क्रैक से बाहर आए थे। वो सोचता है कि क्या कोई और कारण है, पर जल्द ही नींद की गोद में चला जाता है। अचानक हिनोई की चिल्लाहट से उसकी नींद टूट जाती है। वो देखता है कि हिनोई और फाउंडर्स उसके कमरे में जमा हो गए हैं। वो हैरान होकर पूछता है कि वे सब वहां क्यों हैं और क्या हुआ, लेकिन हिनोई बस इतना कहती है कि वे कुछ चर्चा कर रहे थे और अब वो समाप्त हो गई है। अब भी उलझन में कानागी खुद को ढकता है और चिंतित होकर पूछता है कि क्या उन्होंने ये तय कर लिया है कि उसका शरीर कौन लेगा। हिनोई कुछ कहने ही वाली थी, तभी डोरबेल बजती है। माफी मांगते हुए कानागी मान लेता है कि हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। अलविदा। दरवाजे की घंटी बजती है। माफी मांगते हुए कनागी मान लेता है कि ये मिडोरी है और बाद में इस पर चर्चा करने का सुझाव देता है। वो दरवाजे की ओर चलता है, अंधेरा देखता है और बेचैनी महसूस करता है। उसे ये देखकर आश्चर्य होता है कि उसकी मां फर्श पर गिरी पड़ी है।
वो घबरा जाता है और उसे पुकारते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो देखता है कि रसोई में कोई बैठा है तो अचानक रुक जाता है। अजनबी अपनी माँ द्वारा बनाया गया भोजन खाता है, उसकी तारीफ करता है तथा अपने आसपास की गंदगी को नजरअंदाज करता है। उपहासपूर्ण लहजे में वो व्यक्ति टिप्पणी करता है कि कनागी को अपनी माँ को अनुशासित करना चाहिए और जोर देकर कहता है कि यदि वो ग्राहकों को प्रभावित करना चाहता है तो उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन मिलना चाहिए। कनागी जानना चाहता है कि वो आदमी कौन है और उसने उसकी माँ के साथ क्या किया है। वो व्यक्ति बिना विचलित हुए उस पर चिल्लाकर कहता है कि वो अपनी आवाज पर ध्यान दे और अपना परिचय हितानी गोरू के रूप में देता है, जो एस रैंक का शिकारी और मादोरी का साथी है। हितानी ने कनागी को अपना सामान ले जाने का आदेश दिया और घोषणा की कि वे अपने बेस की ओर जा रहे हैं। कनागी के अंदर क्रोध उभल पड़ता है और बिना किसी हिचकिचाहट के वो हितानी पर मुक्का मार देता है। हालांकि हितानी आसानी से चकमा देकर उसके पीछे आ जाता है और पूछता है कि क्या कनागी उसे चुनौती दे रहा है। कनागी चुप रहता है और अपनी माँ के शब्दों को याद करता है कि कैसे उसने उसके पिता के निधन के बाद उसे अकेले ही गर्व के साथ पालने का वादा किया था। उसे याद है कि वो अब भी घिसे हुए जूते पहनने पर जोर देती थी और उसे नए जूते खरीदने के लिए कहती थी। उन्हें याद है कि इससे पहले उन्होंने उन्हें बधाई दी थी और रात के खाने में उनकी पसंदीदा टोंकाती बनाने का वादा किया था। दृढ़ता के साथ कनागी हितानी को घूरता है और जानना चाहता है कि उसने उसकी माँ के साथ क्या किया है। स्थिति को देखते हुए हिनोई को पता चलता है कि हितानी पिछले युग का एस रैंक शिकारी है। एमिडोरी की नकल समझे जाने वाले किसी व्यक्ति को देखकर परेशान होकर हिनोई घोषणा करता है कि अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। संस्थापकों ने मिडोरी के साथ कनागी की लड़ाई देखी है और वे समझते हैं कि आगे चलकर उन्हें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हितानी ने कनागी को ताना मारते हुए कहा कि उसका गुस्सा वाला भाव बहुत प्यारा है। वो उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन कनागी अभी भी अविचलित रहती है। जैसे ही वार करीब आता है, कनागी आसानी से हितानी का हाथ पकड़ लेता है और आश्चर्यजनक आसानी से उसे घुमा देता है। दादाजी संस्थापक ये जानकर दंग रह जाते हैं कि यह तकनीक राक्षसों के खिलाफ उनकी पिछली लड़ाइयों से आई है। अचानक हितानी खिड़की से बाहर फेंक दी जाती है और पिछवाड़े की दीवार से टकराकर गिर जाती है। फिर भी हितानी जमीन पर गिरने से पहले ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अपने रुख पर वापस आते हुए हितानी पास आता है और समझता है। वो सोचता है कि क्या उसने अभी अभी एकिडो देखा है। उस दोपहर मिडोरी के साथ कनागी की लड़ाई को याद करते हुए उन्होंने न केवल कनागी की विशाल आभा और तलवारबाजी देखी थी, बल्कि एक अनोखी शक्ति भी देखी थी। वो लचीलेपन को स्वीकार करते हुए टिप्पणी करते हैं कि वह हिजाकी से अधिक मजबूत हैं। कनागी का धैर्य जवाब दे रहा है और वह जवाब मांग रहा है। वो हितानी पर दबाव डालता है कि वह बताए कि उसने अपनी माँ के साथ क्या किया है, जो अंदर ही दर्द से तड़पती रहती है क्योंकि उसके शरीर में जहर फैल रहा है। हितानी ने हंसते हुए उपहासपूर्वक कहा कि कनागी को स्थिति का पता नहीं है। फिर मुस्कुराते हुए वो अंततः सच्चाई बता देता है। उसकी माँ रास्ते में थी, इसलिए उसने उसे जहर देकर सुला दिया। हेनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि वो भाग्यशाली रही तो उसे केवल मामूली दुष्प्रभाव ही झेलने पड़ेंगे। वो शांत रहता है, पूछता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है और असमंजस में उसकी ओर देखता है। फिर वो सवाल करता है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति के परिवार को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे जो उनका साथी बन सकता है। हितानी केवल कॉमरेड शब्द पर हंसती है और फिर अचानक उसके पीछे आकर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। वो बाल बाल हमले से बच जाता है, लेकिन लगातार हमला जारी रहता है। हमला करते समय वो घोषणा करता है कि वो कभी उनका साथी नहीं बनेगा, क्योंकि वो केवल उनकी आज्ञा का पालन करने वाला एक कठपुतली है। वो उसे ताना मारते हुए कहता है कि एक बार उसके प्रियजन बंधक बन गए तो उसके पास समर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। वो उसे भोला कहता है। इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, हितानी उसके पैर पर पैर रख देता है और उसे काट देता है तथा मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वो सही था। वो जल्दी से दूरी बना लेता है। उसके गाल पर जलन महसूस होती है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है, उसे पता चलता है कि जहर पहले से ही फैल रहा है। हेनी मुस्कुराता है, अपनी उंगलियां उठाता है जो अब जहर में लिपटी तेज सुइयों से लिपटी हुई हैं। वो चिढ़ाते हुए कहते हैं कि ये तो पहले से ही उनके सिस्टम में है।
इसके बाद उन्होंने बताया कि इससे उन्हें अपने शरीर से दर्जनों जहर पैदा करने की अनुमति मिलती है, जिन्हें फैंटम बग्स पॉइजन, डेडली विजन कहा जाता है। इस मिशन की असुविधा के बारे में शिकायत करते हुए हितानी ने बताया कि यदि वो चाहे तो 5 किलोमीटर के दायरे में घातक जहरीली गैस छोड़ सकता है, लेकिन शहर के बीच में ऐसा करना कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि जहर उन्हें 1 मिनट के भीतर मार देगा यदि वो उनके संगठन में शामिल होने के लिए सहमत नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में उन्हें मारक दवा दी जाएगी, अन्यथा वो नष्ट हो जाएंगे। वो हितानी के विष की घातकता पर विचार करता है तथा यह मानता है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह एक अपरिहार्य मृत्युदंड होगा। अपने हाथ की ओर देखते हुए वो चिकित्सा के देवता वैलेंटाइन का आवाहन करता है, यह सवाल करते हुए कि क्या वो उसके भीतर मौजूद है। संस्थापक अपनी दृष्टि वैलेंटाइन की ओर घुमाते हैं, जो भ्रमित और आश्चर्यचकित दोनों दिखाई देता है। वो उसे अचानक बुलाने के लिए क्षमा मांगता है। वो पूछता है कि क्या वो बाद में उसे जहर को बेअसर करना सिखा सकती है। हकलाते हुए वो सहमत हो जाती है। हितानी चिढ़कर उस पर जहर की एक और लहर फेंकती है और जानना चाहती है कि वह क्या बकवास कर रहा है। वो तेजी से ये समझाते हुए बच निकलता है कि उसने पहले जो इकिडो तकनीक का प्रयोग किया था वो हाथों के देवता कुडू होमेया से उधार ली थी। उसके भीतर बैठा बूढ़ा आदमी हैरान रह जाता है, इस महसूस करते हुए कि वह एक क्षण के अवलोकन से अपनी चाल को दोहराने में कामयाब हो गया है। तब वह 10,000 सेना के स्लैशर हिनोई, विनाश के नीले भाले शिमर कैल्कस और स्वर्गीय धनुष मार्गॉट को बुलाता है। वह कहता है कि उसने अभिलेखों से सभी का अध्ययन किया है और उन्हें याद कर लिया है। हितानी को सूचित करता है कि जिन संस्थापकों का वह कभी सम्मान करता था वे अब उसके भीतर रहते हैं। वह हतप्रभ रह जाता है, लेकिन डर महसूस करने के बजाय क्रोधित हो जाता है। चिल्लाता है कि वह उसे दर्द की दुनिया से परिचित कराएगा। हेनी अपनी सुइयां निकालकर उस पर हमला करता है। वो समय रहते छलांग लगाकर हमले से बच जाता है। जैसे ही हितानी का वार पास के पेड़ पर पड़ता है, पेड़ तुरंत सूख जाता है और मर जाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के हितानी ने एक और हमला किया, चिल्लाते हुए कहा कि अगर वह घुटने टेक कर भीख मांगेगा तो उसे कम से कम दर्द कम करने के लिए एक मारक दवा मिल सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक बार दर्द ने उन्हें जकड़ लिया तो वे कभी भी सामान्य स्थिति में नहीं लौट पाएंगे। उसका दिमाग पागल हो जाएगा, लेकिन वो चुप रहता है और हितानी के हाथ के करीब आने का इंतजार करता है। जैसे ही हितानी उसके पास पहुंचता है, वो तेजी से एक तरफ खिसक जाता है, अपनी हथेली हितानी की छाती पर रखता है और सेंट वॉन्टैग की मुट्ठी को सक्रिय कर देता है। हेनी को खांसी के कारण खून आने लगता है, जिससे उसके अंदर का वाक सदमे में चला जाता है। बल के कारण हेतानी एक स्ट्रीट लाइट से टकरा जाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो प्रकाश के पैरों का उपयोग करके एक किक मारता है। इरसन ने हेतानी को बहुत दूर तक उड़ा दिया। उसके भीतर निवास करने वाला इरसन उस शक्ति से स्तब्ध है। हालांकि हेतानी जल्दी से ठीक होकर खड़े होने में कामयाब हो जाता है। एक क्षण में वो पुनः उसके सामने प्रकट होता है और दोनों हाथों से हमला करता है। वो उसके हमले से बच निकलने में सफल हो जाता है, उसकी कुछ सुइयां तोड़ देता है और तेज चोंच से हमला करके हेतानी के पेट पर वार करता है। इसके बाद कनागी ने रोवन के कौशल ड्रैगन के पंजे से वार किया, जिससे रोवन अंदर से स्तब्ध और आश्चर्यचकित रह गया। उसे पकड़ लेता है और लेलैक के फ्लिपर को सक्रिय कर देता है, जिससे हेतानी हवा में इधर उधर तैरने लगता है। वो आश्चर्य करता है कि क्या हो रहा है। वो जानता है कि जहर के कारण निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होनी चाहिए और इससे तंत्रिका तंत्र पर पहले ही असर पड़ जाना चाहिए, लेकिन कनागी अभी भी मजबूत और सुरक्षित चल रही है। कनागी सत्य के जादूगर मेल्टियस सेंटियस को सक्रिय करता है और उसे हेतानी पर छोड़ता है, जिससे एक जोरदार ऊर्जा विस्फोट होता है, जिससे सभी लोग सदमे में आ जाते हैं। हिनोई ने संस्थापकों से पूछा कि क्या उन्होंने ये देखा और उन्हें बताया कि हेतानी को हराने के तुरंत बाद कनागी ने उनकी सभी चालों की नकल करना शुरू कर दिया, चाहे वो शारीरिक हो या जादुई। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि कनागी की शक्ति शून्यता के शिखर से आती है या नहीं, लेकिन वे उसे दिलचस्प पाते हैं। संस्थापक सहमत हैं। हिनोई ने सुझाव दिया कि वे कनागी को प्रशिक्षित करें। उनका मानना है कि यदि संस्थापक उसे प्रशिक्षित करेंगे तो वो सबसे मजबूत जागृतिकर्ता बन जाएगा। कहीं कहीं छतों पर नकाबपोश लोग दौड़ और कूद रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति सभी से जल्दी करने का आग्रह करता है तथा बताता है कि निमो के संघ कनागी के पीछे पड़े हैं, इसलिए उन्हें जल्दी से आगे बढ़कर कनागी को पकड़ लेना चाहिए। अचानक मिडोरी उसके पीछे आती है और पूछती है कि क्या वास्तव में इतने सारे लोग हैं।
वो आदमी हैरान हो जाता है और मिडोरी शांति से उससे कहती है कि यदि 15 लोग हैं तो वो अंतिम होना चाहिए। वो आदमी के माथे के पास अपनी उंगली रखता है, उसका सिर घुमाता है और उसे इमारत की छत पर जोर से पटक देता है। मिडोरी अपने कौवे की कॉल के माध्यम से रेन से संपर्क करता है और वो तुरंत जवाब देती है, उसे सूचित करती है कि वो आ गई है। वो उसे आश्वस्त करती है कि आसपास कोई भी जागने वाला नहीं है, लेकिन उसके अगले शब्द उसे चौंका देते हैं, कोई और पहले से ही वहां गया हुआ है। मिडोरी चुप रहती है, उसके आगे बोलने का इंतजार करती है। इसके बाद रेन ने खुलासा किया कि घुसपैठिया एक एस रैंक शिकारी था जो जहर पर महारत के लिए जाना जाता था। वो कनागी की तलाश में आया था लेकिन पूरी तरह से पराजित हो गया था। मिडोरी की नजर छत पर जाती है जहां हितानी लेटी हुई है, उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ है, जिससे मिडोरी को आश्चर्य होता है कि क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद वे कनागी के घर पहुंचते हैं। मिडोरी अपने हाथों को एक साथ ताली बजाता है और कनागी की प्रशंसा करते हुए उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ जाती है। उन्होंने सच्ची प्रशंसा व्यक्त करते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कनागी एस रैंक के शिकारी को हरा देगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वो पूछता है कि क्या कनागी जहर के संपर्क में आई थी। कनागी ने अपना गाल खुजाते हुए एक छोटी सी शर्मिंदगी भरी प्रतिक्रिया दी। वह और उसकी मां दोनों ठीक हैं। हिनोई बिना प्रभावित हुए अपनी बाहें पार कर लेता है। वह कनागी और याद दिलाता है कि वैलेंटाइन के हस्तक्षेप के बिना वह रात भर जीवित नहीं रह पाता। उसका नाम सुनते ही वैलेंटाइन थकावट से कराहने लगती है, लेकिन हिनोई उसके क्विक कार्य की सराहना करता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 सेकंड में सब कुछ खत्म करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। वैलेंटाइन ने कंधे उचकाते हुए कहा कि ये कोई मुश्किल काम नहीं था। विष का निर्माता वहीं पड़ा था, इसलिए आवश्यक रक्त के नमूने निकालने और विषाणक खोजने के लिए कुछ सटीक करने की ही आवश्यकता थी। मिडोरी सांस छोड़ते हुए अपना ध्यान वापस कनागी की ओर मोड़ता है। अपने विलंब से आने के लिए क्षमा मांगते हुए उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि आज के वीडियो की घटनाओं के कारण अब उन पर निशाना साध रहे अनेक संगठनों के विरुद्ध उन्होंने पहले ही एहतियाती कदम उठा लिए हैं। कनागी अभी भी सब कुछ सोच रहा था और अंततः अपने मन में उठ रहे प्रश्न को व्यक्त कर देता है। वो पूछता है कि क्या हितानी झूठ बोल रहा था जब उसने मिडोरी का साथी होने का दावा किया था। मिडोरी बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाकर पुष्टि करती है कि यह झूठ था। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने फायदे के लिए उनका नाम उछालते हैं। ये मामला सुलझने के बाद वह अपना ध्यान पुनः रेन पर केंद्रित करता है। वह पूछता है कि क्या वह समाप्त हो गई है, और जैसे कि क्यू पर वह उसके बगल में आकर सिर हिलाती है। वह उसे बताती है कि सारा नुकसान ठीक कर दिया गया है। कनागी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं जब वह अपने घर को देखता है। उसकी खिड़की और पिछवाड़े की दीवार को पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। फिर मिडोरी ने एक चमकदार मुस्कान के साथ सुझाव दिया कि वे कनागी के भविष्य पर चर्चा करने के लिए अंदर चलें। कनागी अपनी जगह पर जड़वत खड़ा है और उसे लगता है कि उसके ऊपर प्रत्याशा और बेचैनी का मिश्रण छा रहा है। अगले दिन कनागी की मां उसे गेट पर छोड़ने आती है, जबकि एक कार उसका इंतजार कर रही होती है। वह उसे याद दिलाती है कि वह जांच ले कि क्या वह कुछ भूल रहा है, लेकिन कनागी उसे आश्वस्त करती है कि वह ठीक है और वह बहुत ज्यादा चिंता करती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस बच्चे को उसने अपनी गोद में पाला था वही अब मिडोरी के घर जा रहा है। हालांकि मिडोरी ने पहले ही कनागी की मां को आश्वासन दे दिया है कि वह उसकी देखभाल करेगा और उसे एक महान शिकारी बना देगा। ये सुनकर कनागी को उत्साह का अनुभव होता है, लेकिन उसकी मां थोड़ी चिंतित रहती है। अपनी चिंता को छिपाते हुए वह कनागी को उसका दोपहर का भोजन देती है और उसे खाने के लिए कहती है, क्योंकि उसने नाश्ता नहीं किया था। हालांकि उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। कनागी बिना किसी तर्क के इसे स्वीकार कर लेता है। फिर उसकी मां सीधे मिडोरी से अपनी चिंता व्यक्त करती है और पूछती है कि क्या उसके बेटे को खतरे का सामना करना पड़ेगा। मिडोरी बिना किसी हिचकिचाहट के इसकी पुष्टि करता है, जिस पर उसकी मां बताती है कि कनागी ने अब तक हमेशा संघर्ष किया है। उसके लिए अपने बेटे को मिडोरी की देखभाल में सौंपना एक बड़ी बात है। फिर भी एक मां होने के नाते वह असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाती। मिडोरी ने आत्मविश्वास भरे स्वर में उसे आश्वासन दिया कि वह कनागी को इस हद तक प्रशिक्षित कर देगा कि उसमें कोई कमजोरी नहीं बचेगी। ये सुनकर वह अंततः कनागी को उसके हाथों में छोड़ने के लिए सहमत हो जाती है।
जैसे ही वे कार में बैठते हैं, ड्राइवर रेन मिडोरी की ओर देखता है और पूछता है कि क्या कनागी की मां से ऐसा वादा करना वास्तव में ठीक था, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। मिडोरी क्षण भर के लिए चिंतित हो जाती है, पीछे के शीशे में देखती है और देखती है कि कनागी की मां उसे अंतिम क्षण में सलाह दे रही है, उसे बता रही है कि अपने कपड़े ठीक से कैसे धोना है और उसे याद दिला रही है कि नग्न होकर ना सोए, अन्यथा उसे सर्दी लग जाएगी। उसकी चिंता देखकर मिडोरी की आंखों में एक दृढ़ निश्चय झलकता है। वह चुपचाप अपना सर्वश्रेष्ठ करने की प्रतिज्ञा करता है। इस बीच कनागी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए अंतिम अलविदा कहता है। जैसे ही वो कार में बैठने वाला होता है, उसकी मां उसे नए साल पर घर आने की याद दिलाती है। जब वे अंततः गाड़ी चलाकर चले जाते हैं तो मिडोरी पूछता है कि क्या कनागी ठीक है। कनागी मानते हैं कि उन्हें अपनी भावनाओं पर काफी नियंत्रण रखना पड़ा। मिडोरी सीट पर पीछे झुक जाती है और उससे कहती है कि वह जो चाहे करे, चाहे खाना हो या आराम करना हो। इधर उधर देखते हुए कनागी ने देखा कि उसकी मां ने लंच के लिए जो डिब्बे पैक किए थे वे उसके बगल में बड़े करीने से रखे हुए थे। वह लंच बॉक्स खोलता है, उसकी मां के शब्द अभी भी उसके दिमाग में घूम रहे हैं। जैसे ही वह ढक्कन उठाता है, उसकी नजर पोर्क कटलेट पर रखे गए एक छोटे से सौभाग्य संदेश पर पड़ती है। ये साधारण सा इशारा उसे गहराई से प्रभावित करता है तथा उसके मन में ऐसी भावनाएं जागृत होती हैं जिनकी उसने अपेक्षा नहीं की थी। वह एक क्षण के लिए रुकता है तथा उसके द्वारा उसके लिए की गई देखभाल और त्याग पर विचार करता है। जैसे ही वो खाना शुरू करता है, उसके सीने में एक शांत कृतज्ञता का भाव घर कर जाता है। हालांकि भोजन के साथ साथ उसके आंसू भी बहते रहते हैं। पास में बैठे रेन और मिडोरी एक दूसरे को देखते हैं लेकिन चुप रहते हैं, जिससे उसे यात्रा जारी रखते हुए उस क्षण को अपने तरीके से समझने का मौका मिलता है। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर कनागी को आश्चर्य होता है क्योंकि वह प्रभावशाली भविष्यवाणी विरोधी मुख्यालय भवन को देखता है। मादोरी उसका स्वागत करते हुए बताती है कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति होती है। उस ज्ञान का भार उस पर हावी हो जाता है और एक क्षण के लिए वह इस एहसास से अभिभूत हो जाता है कि वह किस चीज का हिस्सा बनने वाला है। एक कमरे के अंदर एक आदमी खिड़की के पास खड़ा होकर उनके आगमन को शांतिपूर्वक देख रहा है। बिना मुड़े वह कमरे में मौजूद एक अन्य व्यक्ति से बात करता है तथा पुष्टि करता है कि नए सदस्य आ गए हैं। एक लड़की जिसके चेहरे के भाव अस्पष्ट हैं, सवाल करती है कि क्या यह सचमुच उस नवागंतुक के बारे में है। एक युवक जवाब देता है और टिप्पणी करता है कि उनके लिए नया साथी पाना कितना दुर्लभ है। हालांकि एक अन्य व्यक्ति जो अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके किनारे पर खड़ा है, संदेह व्यक्त करता है तथा जोर देकर कहता है कि उन्हें पहले ये निर्धारित करना चाहिए कि क्या ये नवागंतुक वास्तव में एंटी प्रोफेसी में शामिल होने के योग्य है। इस बीच मुख्यालय के बाहर वह क्षण भर के लिए जड़वत हो जाता है तथा अपने आसपास के वातावरण को पूरी तरह से समझने के लिए संघर्ष करता है। उसके मन में ये प्रश्न घूम रहा है कि आखिर ये भविष्यवाणी विरोधी इकाई क्या है और क्या इसका इचिहारा गिल्ड से कोई संबंध हो सकता है। उनकी बेचैनी को महसूस करते हुए रेन स्पष्टता की कमी को स्वीकार करता है और पहले स्पष्टीकरण न देने के लिए माफी मांगता है। उन्होंने कहा कि गोपनीय प्रकृति के कारण वह अपनी मां को सब कुछ बताने में असमर्थ हैं तथा इस बात पर जोर दिया कि यह एक सर्वोच्च राष्ट्रीय रहस्य है। इन शब्दों ने उस पर अपेक्षा से अधिक गहरा प्रभाव डाला। जैसे ही वे इमारत की ओर बढ़ते हैं, मिडोरी सुझाव देता है कि पहले अपना सामान छात्रावास में ले जाएं। रेन मदद करने की पेशकश करता है लेकिन वह मना कर देता है और जोर देकर कहता है कि वह स्वयं ही काम चला सकता है। जैसे ही वो आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है, अचानक एक आवाज हवा में गूंजती है जो उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहती है। अप्रत्याशित व्यवधान से वह चौंक जाता है और जब वो ऊपर देखता है तो उसे सामने खड़ा युवक दिखाई देता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आदमी घोषणा करता है कि उसे ही सब कुछ समझाना चाहिए। एक ही सांस में वह सीधे उस पर निशाना साधते हुए एक शक्तिशाली किक के साथ आगे बढ़ता है। सहज प्रतिक्रिया करते हुए वह हमले को रोकने के लिए अपनी भुजाएं उठाता है, लेकिन इसके पीछे का बल उसके पैरों के नीचे की जमीन को हिला देता है। इस टक्कर से उसके शरीर में कंपन उत्पन्न हो जाता है। फिर भी वह खड़ा रहता है और सदमे से बचने के लिए तैयार करता है। वह व्यक्ति प्रभावित होकर उसकी दृढ़ता को स्वीकार करता है तथा उसकी प्रशंसा करता है। उत्सुकतावश वह अपनी पहचान पूछने से पहले कुछ क्षण के लिए हिचकिचाता है। बिना कोई देरी किए वह व्यक्ति पीछे हट जाता है और सहजता से जमीन पर उतरता है तथा गर्व से अपना परिचय हनाता हिकोतारू के रूप में देता है, जो भविष्यवाणी विरोधी इकाई का सदस्य और उसका साथी है। ये रहस्योद्घाटन उसे अप्रत्याशित लगता है, हालांकि इसमें झिझकने का समय
नहीं है। हनाता को सब कुछ समझाने का काम सौंपा गया है और चाहे वह तैयार हो या ना हो, सच्चाई सामने आने वाली है। इस बीच मिडोरी शांत रहता है और रेन से चाय मांगता है। रेन सिर हिलाता है और उसे एक कप चाय पिलाता है, जबकि दोनों मुकाबला जारी रहता है। मिडोरी उन्हें शांति से देखता है, उसकी निगाह स्थिर रहती है। जब वो हंदा से पूछता है कि वे साथी होने के बावजूद क्यों लड़ रहे हैं, हनाता ने बिना किसी परेशानी के बताया कि इससे दो उद्देश्य पूरे होते हैं: कनागी को भविष्यवाणी विरोधी इकाई से परिचित कराना तथा उसके कौशल का परीक्षण करना। ये स्पष्टीकरण कनागी के दिमाग में घूमता रहता है, जिससे वो इस बात को लेकर अनिश्चित हो जाता है कि ये वास्तव में किस प्रकार का परीक्षण है। बिना किसी चेतावनी के हनाता तेजी से आगे बढ़ता है और उस पर एक और लात मारता है। कनागी तुरंत प्रतिक्रिया करता है तथा अपनी अविचल मुद्रा से दोनों हाथों से हमले को रोक देता है। हनाता अभी भी युद्ध के बीच में भविष्यवाणी विरोधी इकाई की उत्पत्ति के बारे में बताना शुरू करता है। कनागी सुनता है लेकिन संशय में रहता है। उसे संदेह है कि हनाता वास्तव में पूर्ण स्पष्टीकरण देने का इरादा रखता है, जबकि वे अभी भी लड़ाई में लगे हुए हैं। जैसे जैसे बातचीत जारी रहती है, हनाता आगे बढ़ने से पहले कनागी का नाम पूछने के लिए कुछ क्षण रुकती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपना परिचय कनागी मनातो के रूप में देता है। मिडोरी अभी भी आराम से चाय की चुस्कियां लेते हुए इस बात पर विचार करता है कि कैसे कनागी को बार बार परखा गया है, पहले अकादमी द्वारा, फिर स्वयं द्वारा और यहां तक कि एक श्रांक द्वारा भी, और अब उसे एक और मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। रेन की ओर मुड़कर मादोरी ने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या कनागी को हमेशा इन निरंतर मूल्यांकनों के अधीन रहना होगा। रेन ने अपनी शांत अभिव्यक्ति के साथ स्वीकार किया कि इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। आखिरकार कनागी एक ऐसी प्रतिभा है जिसे मादोरी ने व्यक्तिगत रूप से खोजा है। हनाता लगातार किक मारता रहता है, फिर भी कनागी अपने हाथों से उसे रोकता रहता है। उसकी सहनशक्ति अटूट रहती है। एक बिंदु पर हनाता ने एक प्रश्न उठाया, शिकारी की भूमिका क्या है? कनागी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर देते हुए कहा कि एक शिकारी का कर्तव्य आयामी दरारों से निकलने वाले राक्षसों को खत्म करना है। हनाता ने सहमति जताते हुए अंगूठा दिखाया और पुष्टि की कि उसका उत्तर सही है। वह इस भूमिका की तुलना कीट नियंत्रण से करते हैं, जो एक सीधा किंतु महत्वपूर्ण उदाहरण है। फिर बिना किसी चेतावनी के हनाता जमीन पर गिर जाता है और बातचीत को एक नए प्रश्न से बदल देता है। वह कनागी से आयामी दरारों के बाहर मौजूद अन्य खतरों के बारे में पूछता है। ये प्रश्न कनागी को चौंका देता है। वह हनाता से ये स्पष्ट करने के लिए कहने में हिचकिचाता है कि अन्य खतरों से उसका क्या तात्पर्य है। हनाता के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा जाती है जब वो बताते हैं कि दुनिया को आयामी दरारों से होने वाले खतरों से भी कहीं अधिक गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। वह भयानक घटनाओं की बात करता है, 10 साल पहले का 10,000 राक्षसों का महल और 5 साल पहले का क्यूशु का महान प्रकोप। केनिगी ने तुरंत ही इन्हें बड़े पैमाने पर आयामी टूटन के रूप में पहचाना, जो ऐसी आपदाएं थीं जिन्होंने स्थायी निशान छोड़े। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, हनाडा अचानक उस पर झपट पड़ता है। सहज बुद्धि सक्रिय हो जाती है और कनागी बचाव में अपनी भुजाएं ऊपर उठाता है तथा हमले को रोकने में सफल हो जाता है। फिर भी प्रहार की प्रबल शक्ति से वह पीछे की ओर फिसल जाता है। हंदा ने उनकी दृढ़ता को स्वीकार किया तथा अतीत की आपदाओं के बारे में सही जानकारी याद करने के लिए उनकी प्रशंसा की। इसके बाद उन्होंने कहा कि अकादमी में प्रशिक्षण शुरू करने के बाद कनागी को उनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। जैसे ही कनागी ने खुद को संभाला, उसकी सांस अभी भी धीमी थी। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं होता कि हनाता उसके ऊपर तेज गति से प्रकट हो जाती है। सोचने की कोई जगह नहीं। हनाडा का पैर पहले से ही एक कुचल कुल्हाड़ी किक में नीचे की ओर जा रहा है। कनागी ने समय रहते खुद को रास्ते से हटा लिया तथा हंदा का पैर जमीन पर पड़ने से बाल बाल बच गया। इसके स्थान पर पास का एक पेड़ इस प्रभाव को झेलता है और साफ साफ 2 टुकड़ों में बट जाता है। हमले की ताकत देखकर कनागी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह जाता है। हनाता सीधा हो जाता है तथा अपनी व्याख्या जारी रखते हुए उसका स्वर बदल जाता है। उन्होंने जिन घटनाओं का उल्लेख किया, जैसे कि 300 वर्ष पूर्व का दुष्टता का टावर, वे केवल आपदाएं नहीं हैं, ये पूर्ण पैमाने पर आक्रमण हैं, दूसरे आयाम से प्रत्यक्ष हमले हैं। कनागी उन शब्दों के महत्व को समझते हुए जो वह सुन रहा है उस पर विश्वास करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह अब हो रहा है। हनाता करीब आता है, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी।
वह स्वीकार करते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि आज के जागृत लोग टावर के युग के लोगों की तुलना में कमजोर क्यों लगते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मूल संस्थापकों की ताकत से मेल खा सकें। यह एक ऐसी बात है जो उन्हें परेशान करती है। जिज्ञासा और चिंता के बीच फंसे कनागी ने अंततः उस प्रश्न को व्यक्त किया जो उसके भीतर उठ रहा था। उन्हें क्या करना चाहिए? हनाता का जवाब दृढ़ है। यही कारण है कि भविष्यवाणी विरोधी इकाई अस्तित्व में है। जो लोग इन खतरों को पहले से ही भांपने और वास्तविक आपदाओं के आगमन की भविष्यवाणी करने में सक्षम हैं, वे अपना ज्ञान जनता के साथ साझा नहीं करते हैं। वे केवल अभिजात वर्ग को ही सूचित करते हैं जो ऐसे खतरों से निपटने में सक्षम हैं। और हनाता ने घोषणा की कि वे कुलीन लोग कोई और नहीं बल्कि भविष्यवाणी विरोधी इकाई के सदस्य हैं। मिडोरी और रेन इस रहस्य उद्घाटन पर गर्व से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते। कैनेडी को एहसास होता है कि उनका उद्देश्य इन भविष्यवाणियों को सच होने से रोकना है। इसके बाद हनाता ने उसे बताया कि आज से वह आधिकारिक तौर पर उनके दल का हिस्सा है। वह पहला व्यक्ति है जो लगातार उसके किक को रोकने में कामयाब रहा है, इसलिए वह उसका समूह में स्वागत करता है। हनाता अपना हाथ बढ़ाकर स्वीकृति का संकेत देता है और कनागी उससे हाथ मिलाता है। मिडोरी और रेन तालियां बजाते हैं और हनाता अन्य जागने वालों को बुलाती है जो चुपचाप घर के ऊपर प्रकट होते हैं। हनाता उनसे पूछता है कि वे क्या करेंगे, लेकिन वे बस उसे घूरते हैं और गायब हो जाते हैं, जिससे कनागी अचंभित हो जाता है। मिडोरी टिप्पणी करती है कि वे ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि वे खलनायक हों, लेकिन हनाता ने सिर्फ अपना सिर हिलाया, यह दर्शाते हुए कि वे सब कुछ स्वयं देखना चाहते हैं। हनाता मिडोरी की ओर मुड़ता है और उससे कहता है कि वह यह काम उस पर छोड़ दे और मदोरी ऐसा ही करता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हनाता कनागी को उसका सामान उठाने में मदद करता है तथा उसे छात्रावास में उसका कमरा दिखाने की पेशकश करता है, जिसके लिए कनागी उसे धन्यवाद देता है। उस रात जब वह अपने कमरे में बैठा तो कनागी उस संगठन के महत्व पर विचार करने से खुद को नहीं रोक सका। एक ऐसा संगठन जो अपनी दुनिया में भविष्यवाणियों को संभालने पर केंद्रित था। वह इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि क्या संस्थापकों को टॉवर के युग के दौरान भी इसी प्रकार के संकट का सामना करना पड़ा था, और क्या अब वह किसी पूर्व सूचित बात से जूझ रहे हैं। उसके विचार चिंता से भर जाते हैं, लेकिन तभी एक आवाज उसकी चिंता को तोड़ देती है और सुझाव देती है कि वह बस प्रशिक्षण ले। आश्चर्यचकित होकर वह पीछे मुड़ता है और देखता है कि हिनोकी और अन्य संस्थापक उसके सामने खड़े हैं। वह उनसे पहले बात न कर पाने के लिए तुरंत माफी मांगता है, लेकिन हिनोई उसे आश्वस्त करती है कि उन्होंने निर्णय ले लिया है। संस्थापकों के रूप में उन्होंने उसे सबसे मजबूत जागृतिकर्ता बनने के लिए प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। मिडोरी की तरह ही उनके मार्गदर्शन से वह इतिहास में सबसे शक्तिशाली जागृतिकर्ता उनके शिष्यों में से एक बन सका। कनागी आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि क्या वे सचमुच उसे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। हिनोई ने सिर हिलाकर सकारात्मक उत्तर दिया तथा चिंतित होकर कहा कि यह एक अच्छा विचार है। लेकिन हिनोई ने चिढ़ाते हुए कहा कि इससे उनके बीच एक प्रकार की लड़ाई छिड़ जाएगी। कनागी चिंतित होकर उनसे आग्रह करता है कि वे उसके लिए झगड़ा न करें। हिनोई बताते हैं कि चीजें इसी तरह शुरू हुई थी, लेकिन उन्हें करीब से देखने के बाद संस्थापकों ने अपना मन बदल लिया। अपने लाभ के लिए उसके शरीर का उपयोग करने के बजाय उन्हें उसे प्रशिक्षित करने का विचार कहीं अधिक दिलचस्प लगता है। इसके बाद हिनोई ने बताया कि जब कनागी विष उपयोगकर्ता को हरा देता है तो वह उनकी सभी चालों की नकल करने में सफल हो जाता है। हालांकि वह उन्हें उसी स्तर की दक्षता के साथ नहीं दोहरा पाता है। फिर भी कनागी मूल बातें जल्दी समझ लेता है। हिनोई पूछता है कि क्या कनागी अपनी उपलब्धि के महत्व को समझता है तथा बताता है कि संभवतः यह उसकी शून्यता की स्थिति का परिणाम है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी सीखने की गति ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। हनोकी बताते हैं कि यह क्षमता किसी भी संस्थापक की प्रतिभा से अधिक मजबूत है। जैसे ही हनोई बोलता है, कनागी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें अपने पिछले प्रशिक्षकों की निराशा भरी निगाहें याद हैं, जिन्होंने उससे कहा कि ऐसा लगता है कि उसमें कोई प्रतिभा नहीं है। इस क्षण तक किसी ने भी उससे कोई उम्मीद नहीं की थी। यह सब एक सपने जैसा लगता है, खासकर तब जब उसके साथ कूड़े की तरह व्यवहार किया गया और शिकारी योग्यता परीक्षा में 3 बार असफल होने के कारण उसे लगातार परेशान किया गया।
उसे अपने सहपाठियों की हंसी याद आती है। उनकी उपहासपूर्ण आवाजें उसे हार मानने के लिए प्रेरित करती थीं। उनका नाम अक्सर भुला दिया जाता है, भीड़ में खो जाता है, क्योंकि कोई भी उसे याद रखने की परवाह नहीं करता। किसी को भी अपने भविष्य पर भरोसा नहीं है और वह उपेक्षित होने का आदी हो गया है। फिर भी अब दो सबसे प्रसिद्ध हस्तियां मिडोरी और हिनोई उन्हें स्वीकार करते हैं। ऐसी मान्यता का विचार उसे अविश्वास से भर देता है तथा वह यह प्रश्न करने लगता है कि क्या वह इस नई खुशी का हकदार भी है। इतने लंबे समय से वह दूर से ही उनकी प्रशंसा करता रहा है। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की कि वे उस पर भरोसा करेंगे। हिनोई उसकी प्रतिक्रिया को देखकर आश्वस्त मुस्कान के साथ उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी भावनाओं को हावी न होने देने का आग्रह करती है। तब यह पता चलता है कि उनकी आत्माएं उसके भीतर निवास करती हैं, विशेषकर सोते समय। यह उपस्थिति उसे समय और आयाम की सामान्य सीमाओं से अप्रतिबंधित स्थान तक पहुंचने की अनुमति देती है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसके लिए कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया। प्रत्येक दोपहर वह भविष्यवाणी विरोधी इकाई के साथ प्रशिक्षण लेता है और रात में सपनों में वह अपनी शिक्षा जारी रखता है। शांतिपूर्ण नींद अब अतीत की बात हो गई है, लेकिन उन्होंने चुनौती के लिए खुद को तैयार कर लिया है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उनका मार्गदर्शन स्वीकार करता है तथा उनके नेतृत्व का अनुसरण करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त करता है। जैसे जैसे रात बीतती है और सुबह होती है, हनाता बाथरूम में सिंक के पास खड़ा होकर अपना चेहरा धोता है। तब ही उसे प्रवेश करते हुए देखता है। एक दूसरे को बधाई दी जाती है, हालांकि उनके चेहरे पर अभी भी थकान झलक रही है। उनकी थकान स्पष्ट है और उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अभी भी इस कठिन कार्यक्रम के साथ तालमेल बिठाना बाकी है। हनाडा, जो सब कुछ अच्छी तरह समझते हैं, छात्रावास में अपने शुरुआती दिनों के संघर्षों को याद करते हैं। हालांकि कुछ अप्रत्याशित बात हनाता का ध्यान आकर्षित करती है। उनसे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। जिज्ञासा चरम पर थी। हनाता ने आवेग में आकर उसकी ओर एक तेज किक मारी। फिर भी एक सहज गति में वह बस अपना सिर नीचे कर लेता है और साथ ही दूर जाने से पहले अपने मुंह में भरा पानी थूक देता है। बिना एक पल भी देखे वह हनाता की हरकतों को यह कहते हुए खारिज कर देता है कि सुबह सुबह ऐसी चीजों के लिए उसके पास धैर्य नहीं है और वह पहले कैफेटेरिया जा रहा है। हनाता अविश्वास होता है और उसे पता चलता है कि उसके हमले की गति पिछले दिन की तुलना में अधिक तेज है। फिर भी इसे आसानी से टाल दिया गया है। कुछ क्षण बाद कैफेटेरिया में हनाता को बैठने के लिए एक उपयुक्त स्थान दिखाई देता है और वह एक महिला के पास जाता है जो फल का आनंद ले रही है। वह पूछता है क्या उसे कोई आपत्ति है यदि वे उसके साथ बैठें। चले, जिस पर वो संक्षिप्त स्वीकृति दे देती है। अवसर का लाभ उठाते हुए हनाता उसके सामने बैठ जाता है और उसे अपने पास बैठने का संकेत देता है। उसे पहचान तब होती है जब उसे याद आता है कि उस महिला को एक दिन पहले हनाता के साथियों में से एक के रूप में पेश किया गया था। हालांकि उसका व्यवहार अभी भी दूरदर्शी है। वो उनसे औपचारिकता से बात करती है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वो उनकी उपस्थिति का विशेष रूप से स्वागत नहीं करती हैं। इसके बावजूद वह उसका अभिवादन करता है और अपना परिचय देता है। उसकी उदासीनता तत्काल है। उसे उसका नाम जानने में कोई रुचि नहीं है, न ही वो उसे याद रखना चाहती है। अपना कांटा उठाकर उसकी ओर इशारा करते हुए वह घोषणा करती है कि वो उसका नाम तभी स्वीकार करेगी जब वो उसे इसके योग्य समझेगी। तब तक प्रशिक्षण ही प्राथमिकता है और उससे एक भविष्यवाणी को खत्म करने के मिशन पर उसके साथ जाने की उम्मीद की जाती है। हमारी वीडियो की भविष्यवाणी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक अलविदा।